यह घटना चक्र सामान्य अध्ययन की पूर्वावलोकन श्रृंखला है और आज इसमें हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसका पहला अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो भागों में होता है। एक, कंपनी के शासन के लिए कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं कि कंपनी कैसे भारत के अंदर शासन करेगी, उसके लिए नियम बनाए जाते हैं 1773 से 1853 तक। तो इसके तहत भारत के संविधान के विकास की एक व्यवस्था प्रारंभ होती है। दूसरा, कंपनी के बाद फिर ब्रिटिश ताज का शासन होता है और ब्रिटिश ताज के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से भारत का शासन चलाया जाता है। तो ये पहला चैप्टर, इसमें हम जो नोट्स हैं उनको नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर और उनके व्याख्या से अगर कोई बन सकने वाला प्रश्न है तो उसको देखेंगे। ठीक है, आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, लेकिन कब किया गया अगर पूछा जाए तो 1774 में। अधिनियम 73 का था, स्थापना 1774 में होती है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, सर एलिजा इम्पे उनका नाम होता है, और जो 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम क्या होता है? तो जो और 3 न्यायाधीश होते हैं एलिजा इम्पे के अलावा, एलिजा इम्पे तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, उसके अलावा लॉर्ड लिमास्टर एक न्यायाधीश होते हैं। कौन? लॉर्ड लिमास्टर। उसके अलावा एक लॉर्ड चेम्बर्स करके होते हैं और एक और होते हैं लॉर्ड हाइड। 3 होते हैं, लॉर्ड लिमास्टर, लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड हाइड। एलिजा इम्पे जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कुल 4 होते हैं जिनमें एक मुख्य और 3 सदस्य। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। बिल्कुल सत्य है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, स्थापना 1774 में होती है। अगला प्रश्न है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला। लेमेस्टर सदस्य मतलब न्यायाधीश तो थे लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। उसके अलावा जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनमें एक लेमेस्टर थे, एक चेम्बर्स थे, एक हाइड करके थे, लॉर्ड हाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत, तो कथन केवल एक सत्य है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784, पिट्स अधिनियम 1784 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1773 के तहत हुई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? तो 1813 का जो चार्टर नियम था इसके तहत मिली। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है 1833 अधिनियम के तहत की गई। यानी इसका आंसर क्या होगा? ए में हो जाएगा दूसरा, और बी में पहला, और सी में तीसरा, और डी में चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है। इसमें एक प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में कि भारत जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगा शिक्षा पर। ये सिफारिश किसने की थी? एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करना है, इसको भी हम देखेंगे। तो यानी पहला वाला सत्य है। दूसरा, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी सत्य है 1823 में। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इसने भी अंग्रेजी शिक्षा को
बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यानी तीनों कथन जो है सत्य हैं। देखते हैं व्याख्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की जो प्रावधान था उसको किया गया। 1823 में जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान की थी। मतलब 1 लाख रुपए जो है शिक्षा के लिए जो खर्च किया जाएगा वो अनुदान कौन करेगा, यह जिम्मेदारी किसकी थी? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। गठन हुआ था 1823 में। इस कमेटी में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल जो शिक्षा के समर्थक थे उनमें ट्रेविलियन थे और जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे H.T. प्रिंसेप थे। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अब यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है कि भाई किसके प्रस्ताव के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया? लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव था। कब आया? 1835 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अब समझो, बात दरअसल यह थी कि कंपनी को भारत के साथ 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली थी, लेकिन जो ब्रिटिश संसद थे उसने इस अधिकार को समाप्त कर दिया, क्योंकि जब जो कंपनी को अनुमति मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इससे क्या हुआ था कि कंपनी ने भारत में मोनोपोली कर लिया था, अपना एकाधिकार जमा लिया था। तो इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटिश संसद ने, लेकिन चाय का व्यापार कहा कि तुम हमारे साथ चाय का व्यापार कर सकते हो, और उसके अलावा चीन के साथ व्यापार करने की भी अनुमति दी। मतलब ये 2 चीज़ें छोड़ दी गई, बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार समाप्त करा? सेम वही प्रश्न है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसके बारे में विचार करना है। पहला है, क्या लिखा हुआ है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय और चीन के साथ छोड़कर। बिल्कुल सत्य है। अगला क्या है? इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर क्राउन के संप्रभुता को सुदृढ़ करा। दूसरा भी सही है, वही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त इसलिए किया गया था ताकि ताज की जो है यानी डायरेक्ट ब्रिटिश राज का जो है शासन जो है मजबूत हो, मतलब संप्रभुता मजबूत हो। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ऐसा नहीं है, ताज का शासन आ चुका था, इसलिए जो है तो मतलब ताज के माध्यम से ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं था। लेकिन जो कंपनी को पहले दिया था कि आप व्यापार करो, वो समाप्त होके अपना डायरेक्ट जो है व्यापार मजबूत करने लग गए थे अंग्रेज़ लोग ताज के माध्यम से। ताज का शासन लाया ही इसलिए गया था ताकि कंपनी की मोनोपोली समाप्त हो सके और डायरेक्ट हम भारत पर नियंत्रण कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। इसके पहले जो है
भारत के लोग जो अंग्रेज़ थे वो भारत के लोग उस काम तो करवाते थे, लेकिन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं देते थे। जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया तो इसके तहत प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी मिली। अगला प्रश्न, अच्छा इसके बाद इस टॉपिक के प्रश्न खत्म है। अब ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो अधिनियम पारित हुए उनको देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी, तो ये तो गलत है। दूसरा है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, दूसरा वाला कथन सत्य है। और तीसरा क्या है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तीसरा भी सत्य है। यानी दूसरा और तीसरा सत्य, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो पहला क्यों गलत है कि जो 1861 का अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें कार्यपालिका परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 नहीं हुई थी, कितनी हो गई थी? तो 7 नहीं, कितनी हुई थी? 6 हो गई थी। 5 थे, ठीक है, 5 थे, उसके बाद जो है 6 हो गई थी, ना कि 7 हो गई थी, ठीक है। तो 6 कम से कम न्यूनतम और 12 अधिक से अधिक, जो कि सेकंड वाले में दिया भी है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग का जोड़ा गया। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर विकल्प चुनना है। पहला है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, तो ये कथन गलत है। पहला, 20 जून 1892 को ये पारित होता है, ना कि लागू होता है। क्या होता है? पारित होता। लागू ये होता है 1893 में। कब लागू होता है? 1893 में। किस तारीख को लागू होता है? शायद 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1893 को ये लागू होता है, ठीक है। तो पारित होता है 20 जून को, लागू नहीं होता। लागू कब होता है? 3 फरवरी 3 फेब 1893 को। दूसरा है, पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा है कि कुल सदस्यों में से सरकारी, गैर सरकारी, कुल 24 सदस्यों में से सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, दूसरा भी गलत है। पहली चीज़, कुल 24 सदस्य नहीं थे, सदस्य कितने थे? न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? इसमें 10 थी और अधिकतम जो है 16। न्यूनतम सदस्य कितने थे? 10 और अधिकतम 16 हो सकते थे। अब इन 16 में से 6 सदस्य जो है सरकारी और 10 सदस्य गैर सरकारी। तो गैर सरकारी 5 लिखा, नहीं, गैर सरकारी 10 और कितने सरकारी? 6, ठीक है। तो दूसरा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा क्या है? सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो तीसरा भी गलत है। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो 1892 के अधिनियम में क्या हुआ? 20 जून 1892 को पारित हुआ। लागू हुआ 3 फरवरी 1893 को। सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 थी, अधिकतम जो है 16 थी। इसमें से 6 सरकारी और 10 गैर सरकारी। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अभी पढ़ा 1892 का अधिनियम। इस पे बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार। इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो जो है इसको लेकर आए थे, इसलिए इनके नाम से जाना जाता है। इसमें मुसलमानों को पृथक जो है निर्वाचन की संस्तुति की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या था? ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो अभी पढ़ा, पृथक मताधिकार को लागू किया था इसने, यानी कि ए वाला सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन से प्रमुख विशेषता नहीं? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो बिल्कुल जो है प्रांतों में कह रहा है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रांतों में 1919 के तहत क्या किया गया था? द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अभी पढ़ा कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 मार्ले मिंटो के तहत की गई थी, ना कि 1919 के तहत। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। बिल्कुल सही है, केंद्र से ये हस्तांतरित करके प्रांतों में ले आया गया था। तो पहला और तीसरा सत्य है। सातवां प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। यही डायरची कहा जाता है, 2 भागों में विभाजन को ही। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। भाई देखो 1919 में क्या व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। किसकी व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन की। कहाँ? प्रांतों में। ठीक है, तो द्वैध शासन 2 इसमें लिस्ट बनाए गए, आरक्षित यानी रिजर्व्ड विषय बनाए गए, कुछ आंतरिक विषय बनाए गए। ठीक है, तो उसी के संबंध में पूछा है कि कौन सा आरक्षित विषय में था। तो आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन था और भू राजस्व था और पुलिस। स्थानीय स्वशासन ये आरक्षित में नहीं था। ठीक है, ये किस में था? ट्रांसफर्ड में था, ना कि आरक्षित में। स्थानीय स्वशासन क्या क्या था? रिजर्व्ड में। आरक्षित में क्या था? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की यानी डायरकी की स्थापना की गई थी। 2 भागों में इसे बांटा गया था, आरक्षित और अंतरित या हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया था, जबकि हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया था। ये ठीक उसी प्रकार है। भाई ये सूची 2 बनाई क्यों गई? जैसे भारत में 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर शेयरिंग एक चैप्टर। तो शक्तियों का विभाजन इसलिए आवश्यक है ताकि जो संवैधानिक अंग है या सरकारी जो भी ऑर्गन है उनके बीच क्लियर कट रहे कि भाई किसकी कौन सी पावर है। तो भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां बनाई गई। एक संघ सूची,
जिसको अंग्रेजी में यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा बनाया गया राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। और तीसरा समवर्ती सूची बनाई गई, समवर्ती सूची बनाई गई जिसको अंग्रेजी में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अब संघ सूची में जो विषय हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय हैं उसमें राज्य सरकार कानून बना सकते। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उनमें दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। एक और सूची बनी है अवशिष्ट सूची, जिसको अंग्रेजी में रेजिडुअल लिस्ट कहा जाता है। उसमें ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं आ पाए हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है। तो ये सूचियाँ क्यों बनाई गई हैं कि इनके अंदर लिखा गया है सब्जेक्ट, विषय, सब्जेक्ट लिखे गए हैं कि किस मुद्दे पर कौन कानून बना सकता है, ताकि आपस में सत्य को लेकर, पावर को लेकर मार ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? अभी पढ़ा 1919 भारत सरकार का अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ये भी प्रश्न अभी पढ़ चुके हैं। 1919 अधिनियम के तहत प्रथम बार भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई थी। एक जो सदन था उसका नाम रखा गया राज्य परिषद, और जो दूसरा सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा कहा गया। ठीक है, जो ऊपरी सदन था वो राज्य परिषद कहलाता था, जो केंद्रीय विधानसभा थे उसको निचला सदन कहते थे। जो राज्य परिषद थे उसके अवधि 5 वर्ष की होती थी, और जो केंद्रीय विधानसभा थे उसकी अवधि 3 वर्ष की होती थी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये तो बिल्कुल जो है गलत है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें महिलाओं के जो वोट देने की उम्र थी, मताधिकार की थी, तो वयस्कता के आधार पर मताधिकार नहीं दिया गया था। कुछ महिलाओं को जरूर दिया गया था, सभी महिलाओं को ये मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान था। बिल्कुल सत्य है दूसरा, तो दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है अथवा है? तो पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। दूसरा भी सत्य है, दोनों सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा, इसको पहले ICS कहा जाता था, इसका प्रारंभ 1854 में होता है। और कहाँ? लंदन से। लंदन में इसकी शुरुआत लंदन से होती है। ICS इंडियन सिविल सर्विस कब शुरुआत होती है? 1854 में। कहाँ इसकी स्थापना हुई? लंदन में इस आयोग की स्थापना हुई थी। 1855 में इस प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी, मतलब परीक्षा देने लंदन ही जाना पड़ता था। तो इससे समस्या ये थी कि भाई भारत का हर नागरिक कहाँ लंदन पहुँच सकता था। भारतीयों की लगातार मांग होने के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन, मतलब हो भारत के लिए रही है इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन लंदन में होती थी। तो ये समस्या थी। इस कारण से क्या था कि भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। फिर अधिनियम बना 1919 में, और इसमें प्रावधान किया गया कि 1922 में, मतलब 1919 अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि 1922 से जो ICS की परीक्षा होगी वो भारत में आयोजित होगी। 1919 अधिनियम में ये कह दिया गया कि अब भारत में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कब से? 1922 से।
1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई और 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया। तो भारत में ज्ञान और टैलेंट की कमी कभी नहीं थी, अब मौका ही नहीं मिलता था। अब लंदन कौन जा पाता उस समय, ठीक है। तो जब उनकी मांग मानी गई, 1919 अधिनियम के तहत घोषणा किया गया कि भैया 1921 से इस परीक्षा को भारत में आयोजित किया जाएगा, तो भारतीयों का प्रतिशत बढ़ गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम। 1919 भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृत मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में हुआ था। आप इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस थी, इसकी व्यवस्था कब की गई, किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1919 अधिनियम के तहत की गई। ध्यान रखिएगा 1919 अधिनियम के तहत ही ICS परीक्षा का आयोजन 1921 से भारत में होने की घोषणा की गई। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में डायarchy सिस्टम आया था, यानी द्विसदन वाली व्यवस्था आई थी, और इसी अधिनियम के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में सदस्य कितने होते थे? 120। इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? तो पहला है 1926, दूसरा 1937, तीसरा 1945। तो 1926 में 1919 का जो अधिनियम था, उस 1919 का अधिनियम था, इसमें क्या मतलब क्या क्या कब कब कौन कौन सी व्यवस्थाएं, तो ध्यान होगा कि 1919 अधिनियम के तहत 1921 में व्यवस्था की गई थी किसकी? चैम्बर्स की, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। उसके अलावा घोषणा की गई थी कि इस अधिनियम के तहत 1922 से कि इसकी परीक्षा लंदन में होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ था? तो ये तो है नहीं, 1926 है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है। 1919 अधिनियम के तहत जो प्रमुख कार्य हुए वो कौन कौन से हुए? 1921 में उद्घाटन हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का। 1922 में भारत में परीक्षा ICS की आयोजित की जानी थी, तो ये भी नहीं है। फिर 1926 है, तो 1926 में क्या हुआ था? 1926 में कुछ तो हुआ था, याद करिए। क्या इसके पहले पढ़ा आपने कि 1926 में कुछ हुआ? कुछ तो हुआ था। क्या हुआ था 1926 में? चलो इसके व्याख्या में देखते हैं 1926 में क्या हुआ था। 1926 और 1945 केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था इसी अधिनियम के तहत। तो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव, अच्छा ऊपर देखो, प्रश्न को देखिए ठीक से, ऊपर दिया है कि निर्वाचन का पूछा है, निर्वाचन। तो 1926 और 1945 में जो चुनाव हुए थे वो किस अधिनियम के तहत हुए थे? 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945। एक 1926 में हुआ था, जैसा कि अभी पढ़ा। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? भाई तो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात हो रही है। कलकत्ता में जो स्थापना हुई थी वो संघीय न्यायालय नहीं था, ध्यान रखिएगा। 1773 अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में जिस न्यायालय की स्थापना हुई वो उच्च न्यायालय था, ना कि संघीय न्यायालय था। तो संघीय न्यायालय की स्थापना का ऑप्शन इसमें कोई दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई थी। अधिनियम के ध्यान रखिएगा कि संघीय न्यायालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1935, अधिनियम के तहत 1937 में हुई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना
1773 का अधिनियम था, 1774 में हुई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे एलिजाइम पे? 3 और न्यायाधीश थे, लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड हाइड। इसी प्रकार जो संघीय न्यायालय था 1935 अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित हुआ। इसके मुख्य न्यायाधीश मोरिस गुइयर करके थे। ठीक है, मोरिस गुइयर नाम याद रखिएगा, बड़ा अजीब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1935 के तहत 37 में स्थापित किया गया। यहाँ पूछा कब स्थापित किया गया, तो 37 में। 37 में भी कब पूछ ले तो 1 अक्टूबर 1937। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन कब आया? भाई अभी जो द्वैध शासन की बात राज्य में होते थे तो 1919 के तहत राज्यों में द्वैध शासन आया था। केंद्र में पूछा है द्वैध शासन तो 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन डायरची का शासन आया। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित तो 1935 अधिनियम। सेम प्रश्न, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो 1935 के अधिनियम से मिलती है। ध्यान रखिएगा 1935 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन आया, दूसरा इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, मोरिस गुइयर जिनके मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, प्राप्त है। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? तो 1935 अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। अब संवैधानिक निरंकुशता का मतलब क्या है? देखिए, यह समझना तो जरूरी है ही है कि संवैधानिक निरंकुशता क्या है। यह भी जानिए कि 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान आज भी भारत के जो संविधान है उसमें लागू हैं, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत जटिल दस्तावेज था। तो इसलिए ये संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को इसने प्रवर्तित कर दिया, क्योंकि इसमें जो कई नियम और कानून बनाए गए वो बहुत अच्छे थे और जो निरंकुशता वाले सिद्धांत थे उनको रिप्लेस कर दिया इसने। ठीक है, जैसे न्यायालय की स्थापना जो है, संघीय न्यायालय, भारत को संघ बनाया, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, बंटवारा, पावर शेयरिंग कह लो। ठीक है, तो ये सब की स्थापना 1935 के तहत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, देखो वही आ गया। तो 1935 कैसे किया गया? मैंने बताया 7वीं अनुसूची में 3 विषय बनाए गए। पहला संघ सूची बनाया गया, पहला जो है संघ सूची बनाया गया, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। दूसरा जो था वो राज्य सूची और तीसरा जो था समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय रखे गए उन पे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषय में राज्य सूची बनाएगी और समवर्ती सूची के विषय में जो कानून है, जो विषय लिखे हैं मतलब उस पे कानून कौन बनाएगा? दोनों सरकारें बना सकती हैं। अब यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची में बताओ निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का है या संघ सूची का है, समवर्ती सूची का। तो वो देख लीजिएगा कौन सा विषय किसका है। संघ सूची में जैसे रक्षा से संबंधित मामले हैं और विदेशी व्यापार, ये भी संघ सूची का विषय आएगा, डिफेंस से रिलेटेड। और सूचना प्रौद्योगिकी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी संघ सूची में आएगा। राज्य सूची में कृषि वगैरह, सिंचाई है, कृषि है और ये सब इसमें आएंगे। समवर्ती सूची में जैसे जंगल वगैरह है, ये शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन आप समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में से नहीं थी। क्या नहीं थी भाई? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, तो ये तो थी भाई। भारत को संघीय बनाया गया 1935, संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये तो था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा क्या नहीं थी। दूसरा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित कर दिए गए। ना भाई, ऐसा नहीं था। 3 सूचियाँ बनी थी। ठीक है, तो प्रांतीय जो सूची थी उसमें थे, अवशिष्ट सूची में ऐसे विषय आते थे। अवशिष्ट सूची अलग से थी, मतलब 3 मैंने बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा चौथी सूची जो है अवशिष्ट सूची की जो बात की गई है, तो इसमें ऐसे विषय थे जो इन 3 सूचियों में शामिल नहीं होते थे। तो दूसरा वाला तो गलत है, और गलत ही पूछा है तो यही सही हो गया। देख लेते, कोई और तो गलत नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था, तो भाई बिल्कुल, क्योंकि इसने शक्तियों का विभाजन भी किया 1935 के अधिनियम ने, तो प्रांत यानी जो राज्य हैं उनकी स्वायत्तता बनी रहे, मतलब वो जो है अपने क्षेत्र के हिसाब से कानून बना सके, इस बात का भी ध्यान इसमें रखा गया। बस ये था कि मतलब कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो केंद्र की संघ के भावना के खिलाफ हो। तो ये बात भी सही है। उसने ये सही है। उसने पूछा गलत कौन सा, तो गलत तो बी वाला है। चौथा क्या है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू। बिल्कुल, 1919 में प्रांत स्तर पर आया था और 35 में केंद्र स्तर पर आया, तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा गलत ही पूछा, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो भाई 1935 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन किसने लागू करा? 1935 अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया, 1935 अधिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? संघीय शासन, तो 1935 के अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। 1935 अधिनियम द्वारा भारत संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? तो अवशेष शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी 1935 अधिनियम में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पर क्या है? पहला है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। बिल्कुल सत्य है भाई, संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम से ही की गई थी, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, तो दूसरा वाला भी जो है सत्य है। तो नहीं, दूसरा सत्य नहीं है। क्या है? रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल, न रक्षा और जो विदेश संबंधी मामले थे इसको विधानमंडल के अधीन नहीं रखा गया। ठीक है, ये केंद्र के स्तर के, आज भी जो संघ की सूची है उसमें रक्षा और विदेशी मामले आते हैं, ना कि विधानमंडल से इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई भारत का संबंध अमेरिका के साथ कैसा होगा ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी बाबा थोड़ी डिसाइड करेंगे कि अमेरिका से कैसा रिश्ता रखना है। ठीक है, तो ये जो है संघ सूची के विषय हैं, तो विधानमंडल के विषय नहीं। अगला प्रश्न क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कौन सी थी? भारत संघ, फेडरेशन। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं? पहला, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, तो भाई ये तो हुआ था। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी प्रांतों को स्वायत्त, शक्तियों का विभाजन हो गया था तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई कि भैया तुम अपने जनता के लिए नियम कानून सब बना सकते हो। बस एक बात थी कि ये ध्यान रखना कि भारत संघ के खिलाफ नहीं होना चाहिए वो नियम कानून। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भैया 1935 के अधिनियम में ही 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन कैसे हो जाएगा? तो ये सरासर गलत है, और गलत क्या है वही बताना था, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। भारत संघ का प्रस्ताव ये सत्य है।
ठीक है, तो मतलब सत्य वाले नहीं गलत वाला बताना है, तो आंसर होगा 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। निम्नांकित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? क्या नहीं है बताना है। देश के लिए लिखित संविधान, तो भाई लिखित संविधान के हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन 1935 के अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं था कि लिखित संविधान 1935 के अधिनियम से नहीं लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट? तो लिखित संविधान की व्यवस्था क्रिप्स मिशन 1942 से ली गई है, ध्यान रखिएगा। लिखित संविधान की व्यवस्था कहाँ से? क्रिप्स मिशन 1942। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिससे जो है जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला है विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तो 1935 से ही लिया गया है। एक संघ की योजना, ये भी 1935 का है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, ये भी 1935। तो लिखित संविधान क्रिप्स मिशन 1942 से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमने बताया कि ये बहुत विस्तृत एवं जटिल दस्तावेज है। आज भी भारत के संविधान में ज़्यादातर चीज़ें 1935 के अधिनियम की ही कॉपी कर ली गई हैं एज इट एज। तो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है उसका बहुत कुछ हिस्सा जो है कहाँ से आया? 1935 अधिनियम के तहत। मेन चीज़ें देख लीजिए क्या क्या है 1935 से। संघात्मक सरकार आई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, प्रांतों में द्वैध शासन को हटा करके स्वायत्त शासन की स्थापना हुई, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय किया गया, प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडल में जो है ना, प्रांतीय विधानमंडल में क्या हुआ? बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनीय विधायिका हुई। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ। फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई, 1937 में हुई थी। मोहर स्क्वायर इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदन में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी में द्विसदनीय अभी पढ़ा ना, प्रांतीय विधानमंडल द्विसदनीय, जिसमें मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम, इन 6 जगहों पर जो है द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। बर्मा भी भारत से 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग होता है। 1937 में। कब? 1 अप्रैल 1937, ठीक है।